Ma'am, we will be beginning in a minute. It's 11:34 here. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, your slide is visible. Okay. So I'll just introduce you to our students. Dear students, today we have got a very eminent personality, especially who is going to tell us regarding the budget that is presented this year. Swarnim Rai is a member of ICAI since 2015. She has been appearing before various authorities in respect of litigation matters of various clients. She has also been rendering consultancy, opinion, and handling faceless assessment in various matters of income tax and GST. She has been conducting statutory audits and tax audits of various entities, carrying out banks audits and providing services in the field of accounts. This is just a brief profile of Swarnim ma'am. Yes, yes, Ma'am, we Dimpa. welcome you Thank you so much. Thank you to so our much. Good. lighting session. And over to you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Good morning, everyone. Welcome in today's session of Budget 2021. As all we know, Nirmala Sitharaman ji has presented a third union budget under the pandemic COVID-19 situation. इस बजट से हम सभी को ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स रेट्स चेंज होंगे या कोई नए सेस लाइक कोविड-19 सेस इंट्रोड्यूस होगा टू रेज द फंड्स, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. Instead, the budget was get well budget, and all the focus was towards the healthcare sector and infrastructure. Income tax rates change नहीं हुआ, that will be same. सरचार्ज भी सेम रहेगा. रिबेट्स जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के थे वो ही कैरी फॉरवर्ड है इस साल भी 21-22 में. बट बजट में टेक्निकल चीजें काफी आई हैं, जैसे कि टैक्स इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस किए हैं मैडम ने. देन रिटर्न फाइलिंग को भी काफी हद तक इजी बनाने की कोशिश की है इस बजट द्वारा. तो मैं आपको एक एक करके इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स एंड जीएसटी के अमेंडमेंट समझाती जाऊंगी. जीएसटी में भी काफी चेंजेस आए हैं जो कि जो जो क्लेरिकल मिस्टेक्स हैं अब वो नहीं होंगी. मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट चेंजेस आए हैं कि अब तो प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी जाएगी. किसकी? रजिस्टर्ड एसएससी की तो होगी, साथ में जो जीएसटी कंसल्टेंट है या डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो भी. मतलब काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लेकर आई हैं. तो इससे क्या हुआ है, इससे काफी हद तक फ्रॉड्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे. मतलब काफी इंटरेस्टिंग चेंजेस आए हैं. अपन आज डील करते हैं इसको. इनकम टैक्स से अपन स्टार्ट करते हैं. इनकम टैक्स में कुछ प्रोविजंस आए हैं, नए सेक्शंस आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. टीडीएस में आए हैं और टीसीएस में आए हैं. आप सभी जानते होंगे टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. असेसीज काफी जो बिजनेसमैन है वो काफी गलत नहीं बोलूंगी मैं, मैन्युपुलेट करते थे एक्सपेंसेस को. कैसे कि उनने एक्सपेंसेस क्लेम कर दिया, कैसे सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करके. टीडीएस डिडक्ट करते हैं अपन कोई भी एक्सपेंस में तो वो जेन्युइन हो जाता है, जेन्युइन खर्चा हो जाता है, क्योंकि सामने वाले का अपन ने टैक्स डिडक्ट करा है और उसके 26 एस में वो रिफ्लेक्ट करेगा. आप सभी जानते होंगे कि इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स डिडक्ट होता है किसी का भी, या अपन टैक्स जमा करते हैं, या कहीं से अपन को इनकम होती है जैसे सैलरी इनकम होती है या अदर देन सैलरी इनकम होती है. हर एक एसएससी का एक फॉर्म होता है इनकम टैक्स पोर्टल में जो कि होता है फॉर्म 26 एएस. उसमें हर एक चीज रिफ्लेक्ट करती है. टीडीएस, आपने सैलरी कहाँ कहाँ से ली है, कौन से एम्प्लॉयर से ली है, आपकी अदर देन सैलरी जैसे इंटरेस्ट इनकम क्या है, कमीशन इनकम है, तो वो ये सारी चीजें वहां रिफ्लेक्ट करती हैं. तो उससे क्या होता है, इनकम टैक्स को हर एक इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि आपने कहाँ कहाँ से कमाई करी है. अब बिजनेसमैन क्या करते थे, बिजनेसमैन करते थे कि अगर
जैसे बिल्डर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बिल्डर्स करते थे कि किसी भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्टर के एक्सपेंस बता देते कॉन्ट्रैक्चुअल, और उसमें 1% ही तो टीडीएस काटना रहता था, और वो खर्चा उनको अलाउ हो जाता था, क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट करा है तो मतलब दैट इज अलाउएबल एक्सपेंसेस। तो इससे क्या होता था, उनका काफी इनकम टैक्स भी बच जाता था। सामने वाला रिटर्न फाइल करे नहीं करे तो अपन को क्या मतलब। बट अब बजट 2021 में ये सारी चीजों को काफी हद तक रोक दिया गया है। मतलब ये जो मिसचीफ रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें को उनने कम करने के लिए ये नए सेक्शंस लेकर आए हैं। इसके अलावा जो टीडीएस के जितने प्रोविजंस होते हैं वो सिर्फ सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। जैसे प्रोफेशनल की सर्विसेज है तो टीडीएस डिडक्ट होती है। अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन करा है तो उसमें भी जितना सर्विस पोर्शन होता है उसी में ही टैक्स कटता है। ऐसे बाकी के कमीशन हो गया, रेंट हो गई, ये भी सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज मैक्सिमम अपनी सर्विसेज पे ही टीडीएस की प्रोविजन है। बट इस बजट से उनने क्या किया है, गुड्स को भी लपेटे में ले लिया है कि अब आपको गुड्स पे भी टैक्स डिडक्ट करना है। भी बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और कौन से बायर्स, जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 CR से ज्यादा का हो गया है, और उनने अगर परचेज ऑफ गुड्स किया है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा की है, या एक बार में आपने वो ट्रांजैक्शन करा है, या एग्रीगेट मतलब छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करे बट दैट एग्रीगेट्स टू मोर देन 50 लाख रुपीज, देन द बायर नीड्स टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 0.1%। बहुत कम परसेंट रखा है रेट का, बट क्यों रखा है कि ऐसे ट्रांजैक्शन भी नॉलेज में आ जाए इनकम टैक्स के। अगर टीडीएस डिडक्ट होता है तो सीधे वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स की नॉलेज में आ जाता है। और अगर सामने वाले ने पैन प्रोवाइड नहीं करा है, सामने वाला कौन है, सेलर, सेलर ने अगर पैन नहीं प्रोवाइड किया तो 5% है। तो ये एक नया टीडीएस प्रोविजन आया है गुड्स से रिलेटेड, और ये कब से एप्लीकेबल होगा, 1 जुलाई 2021। अपन इसको एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझते हैं कि एक ए लिमिटेड है, एक ए लिमिटेड ने परचेज किए गुड्स वर्थ 60 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, ये करेंट अब जो आने वाला है फाइनेंशियल ईयर 21-22। और उसका जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो टर्नओवर है वो 30 CR से ज्यादा होता है। तो अब अपन देखते हैं क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी है टू डिडक्ट टीडीएस। ये तो गुड्स का ट्रांजैक्शन है, तो यस उसका, क्योंकि टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10 CR को क्रॉस कर गया है क्योंकि 30 CR है। और उसने जो परचेसेस किए हैं गुड्स के, वो कितने के किए हैं, मोर देन 50 लाख, दैट इज 60 लाख। तो उसको बी लिमिटेड का टैक्स डिडक्ट करना है 0.1%। और अगर बी लिमिटेड ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो देन द रेट विल बी 5% हायर रेट। और उसको कब से ये डिडक्ट करना है, 1 जुलाई 2021। तो आप देख सकते हैं कि इस बजट से काफी चीजें कंट्रोल में ला रही है अपने गवर्नमेंट, और हर साल इम्प्रूवमेंट होता है। अब कुछ भी लूपहोल्स होते हैं, लूपहोल से ही बिजनेसमैन या कंसल्टेंट्स, जो टैक्स कंसल्टेंट है उसका वो बेनिफिट उठा के एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं, टैक्स इवेट करते हैं। बट धीरे धीरे करके सारी चीजें बहुत स्ट्रिंजेंट होती जा रही है इनकम टैक्स में, जिसके कारण प्रैक्टिस भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पहले तो ऑफिसर से मिलके अपन को काम करवाना रहता था, बट अब सारी चीजें फेसेस हो गई। अब आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोविजंस लेकर आए कि हर एक चीज इजी हो जाए। ये अपना पहला था प्रोविजन जो नया आया है बजट 2021 से। नेक्स्ट जो मैं आपको कह रही थी कि सामने वाला रिटर्न नहीं फाइल करता तो वो बच जाता है, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब डिडक्टर के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट करता है वो डिडक्टर कहलाता है, जिसका कलेक्ट डिडक्ट होता है वो डिडक्टी कहलाता है। तो अब कोई भी पर्सन है डिडक्टर, वो टैक्स डिडक्ट करना है उसको कोई भी ट्रांजैक्शन में। अभी तक जितने भी अपने 194 की सेक्शंस हैं टीडीएस के, उसमें किसी भी सेक्शन में उसको डिडक्ट करना है। तो अब डिडक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी है कि आपको सामने वाले से पूछना है कि क्या उनने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे हैं पिछले 2 साल के। और आप पूछेंगे कैसे, आपने पूछा और उसने कह दिया हाँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है कि नहीं, क्योंकि डिडक्टी के ऊपर तो कोई प्रावधान नहीं आया कि ही इज बाउंड टू गिव यू इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी।
हर एक डिडक्टर को डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि सामने वाले ने इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस 2 ईयर्स के फाइल करे हैं कि नहीं, और अगर नहीं करे हैं और उस सालों में उनका टीडीएस जो बन रहा था वो 50,000 या उससे ज्यादा का बन रहा होगा, तो डिडक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आपको नॉर्मल रेट से नहीं टीडीएस काटना है, जो भी स्पेसिफाइड है प्रोविजन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रोफेशनल को पे कर रही हूँ 10 lakhs। अब प्रोफेशनल की जो सर्विसेज है वो 194 जे में आती है और उस पर 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो मैं जिस प्रोफेशनल को जिससे सर्विसेज ले रही हूँ, अगर उसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न नहीं फाइल किए होंगे, तो और उसका उस सालों में टीडी टैक्स जो बनता है वो 50,000 या उससे ज्यादा का बनता है, तो मुझे नॉर्मल 10% से नहीं टैक्स काटना। गवर्नमेंट ने कह दिया आपको हायर रेट से काटना है। और हायर रेट कैसे कंप्यूट करोगे? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब 194 जे में क्या है 10%, तो उसका ट्वाइस 20% मुझे लेना है। देन सेकेंड पॉइंट बोला है ट्वाइस द रेट और रेट इन फोर्स, तो रेट इन फोर्स भी 10% है। और 5, विच एवर इज हायर, तो हायर कितना हो गया 20%। अगर ये सेक्शन नहीं था तो क्या मैं किस रेट से टैक्स डिडक्ट करी थी 10%, और सामने वाले को कोई पेनल्टी भी नहीं लग रही थी। अब बट ये सेक्शन जो 206 AB नया सेक्शन इस बजट में लेकर आए हैं कि अब उनको पीनलाइज करा गया है कि आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे ज्यादा टैक्स ले लेंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है जो बिल्डर्स करते थे या कोई असेसी करता था कि किसी भी पर्सन को पेमेंट कर दिया तो उसका टैक्स डिडक्ट कर दिया और वो खर्चा क्लेम कर लिया। 1 लाख का भी अगर किसी को कोई बता रहा है एक्सपेंस और उसमें 1%, 1,000 रुपये तो टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है, बट उसके कितने पैसे बच गए 99,000, और उस पे कितना टैक्स 30% के हिसाब से 30,000 अप्रॉक्स उसके पैसे बच गए। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल में कर रही है गवर्नमेंट। अब ये तो अपन ने टीडीएस का सेक्शन देखा, सिमिलर टीसीएस में भी आया है। टीसीएस मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो रिसीव कर रहा है पैसा उसके ऊपर भी प्रावधान रहता है कि वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो सिमिलर प्रोविजन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पे भी उन्होंने डाल दिया है। मैं आपको बताती हूँ, सेक्शन का नंबर है 206 CCA। उसमें कलेक्टर कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन, बट कलेक्टिव स्पेसिफाइड पर्सन होगा। स्पेसिफाइड पर्सन कौन? जो मैंने अभी आपको बताया कि जिनने इनकम टैक्स रिटर्न 2 सालों के नहीं जमा करे हैं और उन सालों में उनका टीसीएस या टीडीएस 50,000 या उससे ज्यादा का बन रहा हो, तो सेम हायर रेट से आपको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट और 5% विच एवर इज हायर। तो ये सारे तो नॉन फाइलर्स के लिए आए हैं, नॉन फाइलर्स को वो पकड़ना चाह रहे हैं। इसी के साथ साथ एक एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है टीडीएस में जो कि है 206AA। 206AA कहता है कि अगर पैन फर्निश नहीं करते हैं तो आपको हायर रेट से टैक्स डिडक्ट करना रहता है, दैट इज 20% और स्पेसिफाइड 30%। तो अब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल अगर हो गई कि पैन भी नहीं फर्निश किया और रिटर्न भी नहीं फाइल किया, तो अपन कैसे कौन से परसेंट से टीडीएस काटेंगे? तो उसके लिए भी ये चीज समझाया गया है कि अगर पैन फर्निश नहीं होता तो 206AA अप्लाई हो जाएगा, दैट इज 20% से रेट कटेगा। और अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो अभी जो नया सेक्शन आया है 206AB उससे कटेगा। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो इन दो सेक्शन से जो भी हायर रेट आता है उस उस पे अपन टैक्स डिडक्ट करेंगे, ऐसा सरकार कहती है। तो अगर किसी के डाउट्स हैं तो अपन एक बार ये ले सकते हैं। अगर ये सेक्शन जो मैंने अभी बताए हैं नए सेक्शन 3, उसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Ma'am, I think we will take the questions at the last. है ना? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। So you can ठीक, continue. ओके जी। Okay. देन नेक्स्ट अपना जो अमेंडमेंट आया है बजट 2021 में, वो आया है टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। कुछ असेसीज को भी बेनिफिट ये प्रोवाइड करा है कि लिमिट बढ़ा दी गई है तो उनको
टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। बट ये सारे एसएससीज के लिए नहीं है, ये भी गवर्नमेंट का इसमें भी एक मोटिव है कि वो इकोनॉमी को डिजिटलाइज करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि आजकल काफी हद तक डिजिटलाइजेशन हो गया है। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, अगर वॉलेट भूल जाते हैं तब भी आप कुछ ना कुछ खरीद के ला सकते हैं, कुछ वेजिटेबल या फ्रूट्स तक उनके पास भी पेटीएम गूगल पे होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब डिजिटलाइजेशन मोड पे जा रही है। तो वैसे ही असेसीज के लिए भी उनने प्रावधान लेकर आए हैं जो बिजनेसेस करते हैं कि अगर आपको टैक्स ऑडिट से बचना है तो आप अपना जो ट्रांजैक्शन है वो मैक्सिमम डिजिटलाइज करिए। डिजिटलाइज कैसे? आप बैंक में लीजिए, चेक्स लीजिए, इंस्टेड ऑफ कैश आपको कोई भी आप मोड से ले सकते हैं, बट कैश में आपको कम से कम डील करना है। तो फिर आपको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना। कैसे नहीं करवाना? इससे पहले जो टैक्स ऑडिट की लिमिट थी वो 1 CR थी। अगर किसी असेसी का टर्नओवर 1 करोड़ है, उससे ज्यादा, तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना रहता है। बट लास्ट जो बजट आया था उससे उन्होंने एक कंडीशन इंट्रोड्यूस कर ली थी कि अगर आपकी टोटल रिसीट उसमें से 5% या उससे कम कैश रिसीट होती है, सेम वैसे ही टोटल पेमेंट्स में जो कैश पेमेंट्स है वो 5% या उससे कम होते हैं, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो आपके लिए 1 CR नहीं देखेंगे हम लिमिट, आप लोगों के लिए 5 CR देखेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर आई थी सरकार, और उसी को फर्दर इनने और इनहांस करा है, लिमिट को 5 CR से वो 10 CR कर दी गई है। तो ये तो असेसीज के लिए बहुत ही अच्छा प्रोविजन आया है कि अब उनको ऑडिट वॉडिट नहीं करवाना, क्योंकि ऑडिट करवाना तो बहुत ही माथा पच्ची का काम है। उसमें आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस करवाने रहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि टैक्स अगर टीडीएस नहीं डिडक्ट करा तो वो भी डिसअलाउ हो जाता है, ये डिसअलाउ हो जाता है, वो डिसअलाउ हो जाता है। तो उससे क्या है, बच जाते हैं। बट उनको क्या करना, उनको अपने ट्रांजैक्शन को डिजिटल मोड में लाना है। तो इससे जो गवर्नमेंट है उस वो डिजिटलाइजेशन की और बढ़ रही है। अपन एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि 5% कैसे कंप्यूट करा जाएगा। सपोज करिए कि कोई एसएससी की जो रिसीट है, तो टोटल रिसीट है 3 CR। 3 CR में से उसने जो बैंक में रिसीव करा है अदर देन कैश मोड, जैसे चेक्स हो गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, एनईएफटी, आरटीजीएस, तो उसके थ्रू उन्हें 2.87 CR रिसीव करा है और कैश में 0.1 CR करा है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो टोटल रिसीट है 3 CR का, उसका अपन देखेंगे ये कितना परसेंट होता है। तो वो होता है 95.67% डिजिटल रिसीट, और जो कैश रिसीट है वो 4.33% है। मतलब एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ली। अब अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं। टोटल पेमेंट 2 CR है, 2 CR में से जो उनको बैंक में ऑनलाइन मोड पे जो रिसीव हुई है वो 1.9 CR है। ऑनलाइन मोड में चेक्स रिसीव भी माने जाते हैं, बैंक चेक्स। तो 1.9 CR डिजिटल मोड पे उनने रिसीव करा और कैश मोड पे 0.1 CR है। तो परसेंटेज कैसे है, 95% डिजिटली रिसीव हुआ है और कैश रिसीट हुए 5%। दैट मीन्स कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इस एसएससी के जो टैक्स ऑडिट लिमिट है वो क्या होगी, 10 CR मानी जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से। अपन अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो आया है प्रोविजन, वो आया है एम्प्लॉयज के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए। एम्प्लॉयज क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में और अदर सोशल सिक्योरिटी फंड्स में। अब इसमें क्या होता था, अभी तक ऐसा होता था कि एम्प्लॉयर जो सैलरी देता है एम्प्लॉय को, उससे डिडक्ट करता है उनका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड एंड अदर फंड्स, और उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि ये आप टाइमली जमा कर दे उन रिस्पेक्टिव फंड्स में, कौन सा कंट्रीब्यूशन। बट एम्प्लॉयर क्या करते थे, एम्प्लॉयर उसको लेके बैठे रहते थे वर्किंग कैपिटल में, उसे इंटरेस्ट वगैरह कमाते थे, और ड्यू डेट में तो नहीं करते थे जमा, बाद में करते थे जमा, और कुछ लोग तो करना भी भूल जाते थे। बट अब जो सरकार ने क्या करा है, इस बजट से उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, जो सेक्शन है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का वो इनकम टैक्स में है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A। ये सेक्शन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से डील करता है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिक कह दिया है कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट आप
अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ना माने, एम्प्लॉयर्स को कहा है कि आप इसको अपनी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट ना माने, ये ड्यू डेट है रिस्पेक्टिव एक्ट्स की। कौन से एक्ट्स? प्रोविडेंट फंड एक्ट, सुपर एनुएशन फंड्स एक्ट, और जिस फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर ये क्या अब क्या चेंज लेकर आई है कि अगर ड्यू डेट से पहले पहले एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करता है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर के इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकम ट्रीट करने पे एम्प्लॉयर को अपनी जेब से टैक्स जमा करना पड़ जाएगा, और ये एम्प्लॉयर्स करते ही थे। तो इससे क्या होता था कि एम्प्लॉय को बहुत लॉस होता था। अब अगर विद इन टाइमली जमा हो जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन, तो इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, और ड्यू डेट पे नहीं जमा किया तो उनका इंटरेस्ट को लॉस हो रहा है। वैसे ही अगर उनने जमा ही नहीं करा तो वो तो परमानेंट लॉस हो गया ना। वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन डिडक्ट हुआ है तो वाकई फंड्स में जा रहा है, बट उनको नहीं पता कि फंड्स में जा भी रहा है कि नहीं। तो अब ये लेकर आ गई है सरकार कि आपको अब टाइमली ही जमा करना है इसको। और ड्यू डेट्स क्या है? ड्यू डेट्स प्रोविडेंट फंड की है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और ईएसआई की है 21st ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर इससे पहले पहले वो जमा नहीं करते हैं तो वो इनकम ट्रीट कर दी जाएगी। अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एक्स लिमिटेड था। एक्स लिमिटेड ने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करा प्रोविडेंट फंड के लिए 5,000 रुपीज उनकी सैलरी से, और ये उसने नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक जमा कर दिया। तो क्या ये अलाउ हो जाना चाहिए खर्चा एम्प्लॉयर को? तो नहीं होना चाहिए, ये इनकम ट्रीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 15th है ड्यू डेट, तो और उसने कब जमा करा है? 20th को। तो ये सारी चीजों ये इस प्रोविजन से क्या हुआ कि सरकार ने एम्प्लॉयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है कि आपकी वरना इनकम ट्रीट कर दी जाएगी अगर आपने टाइमली डिडक्ट नहीं किया। तो इसको ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इसमें सेफ हैंड्स में रखा उनने इस प्रोविजन से। वैसे ही उन्हें अपने असेसीज, जितने भी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड असेसीज है, उनके लिए इनकम टैक्स फाइलिंग इजी बना दी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बजट में उनने काफी हद तक इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसीजर को इजी करते जा रहे हैं। कैसे? अब उनने ये चीज लेकर आए हैं कि जो रिटर्न्स है इनकम टैक्स रिटर्न, वो काफी हद तक प्रीफिल्ड होगी। और प्रीफिल्ड होनी कैसे चाहिए? क्योंकि जो फॉर्म 26 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक एसएससी का फॉर्म 26 होता है। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये एक स्नैपशॉट है कि कैसा दिखता है 26 उसमें उनका पैन नंबर होता है एसएससी का, उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, और किस फाइनेंशियल ईयर से वो रिलेट करता है फॉर्म 26 ये तक बताया जाता है। असेसमेंट ईयर क्या होगा, आपने कहाँ कहाँ से इनकम कमाई है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नेम ऑफ द डिडक्टर कि आप कौन डिडक्टर है, उनका टाइम क्या है, उसने टोटल अमाउंट आपको कितना पे किया इस साल में, कितना उसमें टैक्स, जो अमाउंट पे किया उस पर कितना टैक्स बनता है। वैसे ही टीसीएस भी इसमें शो होता है, और आप जो जमा करते हो टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें भी फॉर्म 26 में शो होती है। तो अब सरकार ने क्या कहा है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वो प्रीफिल्ड कर सकेंगे। जैसे सैलरी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम रहेगी प्रीफिल्ड, टैक्स पेमेंट, टीडीएस इंफॉर्मेशन, कैपिटल गेन फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज, और डिविडेंड इनकम। ये काफी हद तक उनकी प्रीफिल्ड रहेगी। अब ये क्यों रहेगी? क्योंकि सैलरी इनकम जो है वो 26 में दिखती है। कोई भी एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी पे करता है तो उसमें वो टैक्स डिडक्ट करता है। टैक्स डिडक्ट करने के बाद वो टीडीएस रिटर्न फाइल करता है, और उसके पैन में वो शो होने लगता है फॉर्म 26 में वो ट्रांजैक्शन। वैसे ही इंटरेस्ट इनकम जब बैंक अपन को देती है तो बैंक उसमें टीडीएस डिडक्ट करती है, फिर बैंक भी टीडीएस रिटर्न फाइल करती है, और अपने 26 में वो इनकम शो होने लगती है। टैक्स पेमेंट की अगर बात करें, जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करते हैं तो वो भी पैन बेस्ड होता है। पैन बेस्ड होता है तो दैट आल्सो रिफ्लेक्ट इन फॉर्म 26 टीडीएस की इंफॉर्मेशन तो रिफ्लेक्ट होती ही है। साथ में कैपिटल गेन की कैसे है? कैपिटल गेन की इंफॉर्मेशन भी अब रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि काफी डिपार्टमेंट्स जैसे बैंक्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये सबके ऊपर
रिपोर्टिंग लाइबिलिटी आ गई है कि अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा का कोई एसएससी ट्रांजैक्शन करता है तो आपको इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट करना है का ये मतलब नहीं है कि उसने तो कुछ गड़बड़ किया है आप तो असेसमेंट निकालो, नहीं। इससे क्या है, इनकम टैक्स को हेल्प मिलती है कि आपने अगर ऐसा ट्रांजैक्शन किया है तो जरूर आपकी इनकम होगी तभी आप करोगे, तो मतलब आपने प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की बात करूं, कोई भी पर्सन अगर एग्रीगेट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 2 लाख या उससे ज्यादा का करता है साल में, फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके रिपोर्ट करना है, बैंक उस पर्सन का रिपोर्ट करता है किसको, इनकम टैक्स को। और रिपोर्ट करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यार उसने तो इतना बड़ा 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया, चलिए आप उसका असेसमेंट निकाल के देखिए कि क्या है, नहीं। इनकम टैक्स अपने एंड पे ये चेक करती है कि उस बंदे ने कितनी रिटर्न फाइल करी, उसकी कितनी इनकम है, इनकम टैक्स रिटर्न में क्या उसकी प्रॉपर इनकम है कि वो 2 लाख का खर्चा कर पा रहा है साल भर में। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये मदद करता है कि असेसमेंट उसकी स्क्रूटनी करने में। वैसे ही रजिस्ट्रार्स, रजिस्ट्रार्स के ऊपर है कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 लाख से ज्यादा की खरीदता है या बेचता है, और अब रजिस्ट्री में भी पैन जाते हैं, सेलर का भी और बायर का भी, तो उसके थ्रू रजिस्ट्रार्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्टिंग करे इनकम टैक्स को कि ये असेसीज है जिनने इस लिमिट के ऊपर रिमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है या सेल करी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलती जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ट्रांजैक्शन करना बंद कर ले, नहीं। इसका ये मतलब है कि जो ये मैन्युपुलेशन, जो टैक्स इवेजन, ये सारी चीजें होती है, ये कम कर रही है सरकार ऑनलाइन मोड पे होने के कारण। वैसे ही कैपिटल गेन, अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज में अगर अपन ट्रेड करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाती है, क्योंकि उसमें भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कटता है। वैसे ही डिविडेंड इनकम कंपनी जब डिक्लेयर करती है तो वो भी इंफॉर्मेशन आपके 26 एस में रिफ्लेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें जब इनकम टैक्स के पास थी तो अब उनने ये स्टेप उठाया है कि यार हम इसको प्रीफिल करके ही आपको दे दें, क्योंकि हम लोग भी जो इन्फॉर्मेशन है 26 एस से उठाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना भी मत करिए, हम इसको आपको डाल के देते हैं, बस अब इसकी आप वेरिफिकेशन चेक कर लीजिए कि सही है कि नहीं, या इससे ज्यादा भी इसके अलावा आपकी कोई और इनकम है तो वो भी आप बताइए। तो ये इस बजट से उन्होंने काफी इजी कर दिया है टैक्स पेयर्स के लिए। वैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए भी उन्हें रिलीफ लेकर आए हैं कि उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। बट कौन से सीनियर सिटीजन, जिनकी पेंशन इनकम है एंड इंटरेस्ट इनकम है, और वो भी एक ही बैंक अकाउंट से। जिस बैंक अकाउंट में उनको पेंशन रिसीव होती है उसी बैंक अकाउंट से उनको अगर इनकम भी रिसीव हो रही है तो अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना है। उनको सिर्फ एक सिंपल डिक्लेरेशन सबमिट करना है इस बात का कि मेरी पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम है, और बैंक अकॉर्डिंगली उसमें टैक्स डिडक्ट कर लेगी। तो ये उनके लिए बहुत ही रिलीफ की बात है कि अब उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना, जो 75 ईयर्स और उनके ऊपर वाले जितने भी सीनियर सिटीजन है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी बहुत पेन का काम रहता है, क्योंकि सिंपल नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न भी। एक आईटीआर 1 ही फाइल करने में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है, जबकि सिंपल सिर्फ सैलरी पर्सन का होता है उसमें भी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है मैडम का। नेक्स्ट अपना डिविडेंड से रिलेटेड आया है चेंज। डिविडेंड से रिलेटेड जैसे आप सभी जानते हैं कि डिविडेंड पे सब पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी जमा करती थी और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट रहता था। बट लास्ट बजट में क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीटीटी अबॉलिश कर दिया कि अब कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है उसमें टैक्स जमा करना, अब शेयर होल्डर के हैंड्स में ही वो टैक्सेबल होगा। और उसपे टीडीएस के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल थे कि डिविडेंड में टीडीएस काटा जाएगा। बट इस बजट में, बजट 2021 से टीडीएस का प्रोविजन भी हटा दिया गया है। अब बिल्कुल सिंपल कर दिया उनने कि शेयर होल्डर को जब मिलेगा पैसा या डिक्लेयर हो जाएगा डिविडेंड
तब उनको एडवांस टैक्स जमा करना होगा। बस ये भी नहीं कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन जमा करना है, क्योंकि शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है। वो तो एंड ऑफ द ईयर कंपनी के प्रॉफिट्स के बेसिस पे डिक्लेयर होता है कि डिविडेंड देना भी है कि नहीं देना, कितना देना है। तो उनको तो नहीं पता चलेगी, बट इस चीज का भी उनने ध्यान रखा और उनने ये चीज क्लियर कर दी कि एडवांस टैक्स विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अदरवाइज इनकम टैक्स में हर एक इनकम अक्रूवल बेस पे टैक्स होती है, ये उनने कैश बेसिस पे टैक्सेबल करा है। तो ये चीज भी काफी रिलीफ है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बजट था, टेक्निकल बजट है ये। इससे क्या है कि आगे की जितनी ट्रांजैक्शन है टैक्स पेयर्स के लिए या कंसल्टेंट्स के लिए, ये सारी चीजें इजी बना दी है। अब सिर्फ लॉ में डीलिंग होगी। अब आपको अधिकारी से मिलके कुछ काम नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि असेसमेंट भी फेसलेस हो गए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी जितने भी अपन ने प्रोविजंस नए आए हैं ये डिस्कस किया, क्या रिलीफ प्रोवाइड करी है बजट में ये डिस्कस किया। अब अपन देखते हैं कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी इस बजट में मैडम लेकर आई हैं। पहला है सेक्शन 80 आईबीए से रिलेटेड टैक्स इंसेंटिव्स। ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग से रिलेटेड है। जो बिल्डर्स हैं और वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसेस बनाते हैं, तो वो इस सेक्शन में सेक्शन 80 आईबी के तहत अपने प्रॉफिट्स का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए उनका जो प्रॉफिट्स है वो 100% तक डिडक्टेबल रहता है। बट उसमें एक कंडीशन है कि जो उनका ये हाउसिंग प्लान है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्लान, वो 31 मार्च 2021 तक अप्रूव करवाना था। बट ड्यू टू कोविड-19 काफी असेसीज नहीं कर पाए, तो ये जो डेट है ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है, 31 मार्च 2022 कर दी गई है। ऐसा ही सिमिलर जो इंसेंटिव है वो लेकर आए 80 सेक्शन 80 डबल ए में। अब सेक्शन 80 डबल ए क्या कहता है, ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए आया था कि आपका कोई भी घर नहीं है और आपको पहला घर खरीदना है, तो उसके लिए सरकार ये सेक्शन लेकर आई थी कि इसमें आपको इंटरेस्ट डिडक्शन, एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। वरना नॉर्मल इंटरेस्ट डिडक्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में मिलता ही है, बट ये एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन से रिलेटेड है सेक्शन, कि आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है और वो लोन पे खरीदी है, तो जो लोन में आप इंटरेस्ट जमा करेंगे तो उसके ऊपर आप बेनिफिट अप टू 1.5 लाख पर ईयर ले सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन ये थी कि जो लोन लेना था, लोन 31 मार्च 2021 से पहले पहले लेना था, तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाता। अब वही सेम कोविड-19 के चक्कर में काफी लोग नहीं कर पाए और डेट चली गई, तो उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2022 कर दिया गया है कि अगर आप इस साल भी सैंक्शन करवा लेते हैं तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे ही सेम जो टैक्स इंसेंटिव लेकर आई है वो एलिजिबल स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स के लिए लेकर आई है। स्टार्टअप्स के लिए सेक्शंस है 80 आईएसी। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, अगर वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बिफोर 1 अप्रैल 2021, देन उनको इस सेक्शन के तहत बेनिफिट मिल जाता है कि आप कोई भी 10 सालों में 3 साल का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ये डेट भी उनने आगे बढ़ा दी गई है कि 1 अप्रैल 2022 कर दिए कि आप बिफोर 1 अप्रैल 2022 अपने स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अभी भी ये सेक्शन का बेनिफिट वो लोग क्लेम कर सकते हैं। जब इस सेक्शन में उन्होंने चेंज लेकर आए तो डेट उनको एक और सेक्शन में आगे बढ़ानी पड़ी, 54 GB, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। 54 GB भी डिडक्शन का ही सेक्शन है। कैपिटल गेन्स में जो एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं अपन, उसमें से एक सेक्शन है 54 GB। उसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन ट्रांसफर करता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और उसके जो सेल प्रोसीड्स है वो ऐसे एलिजिबल स्टार्टअप्स के शेयर्स एक्वायर करता है और एलिजिबल स्टार्टअप ने उन पैसों से विद इन 1 ईयर एसेट एक्वायर करते हैं, देन जो असेसी जिसने ट्रांसफर करा है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं।
तो इसकी भी टाइम लिमिट थी 31 मार्च 2021, बट उसको आगे बढ़ा के उन्हें 31 मार्च 2022 कर दी गई है। ये तो हो गए टैक्स इंसेंटिव्स अपने। बाकी के अमेंडमेंट्स भी मैं ले लेती हूँ। ये अभी तक के जितने भी मैंने अमेंडमेंट्स बताए वो थोड़े इंटरेस्टिंग और अपने इम्पोर्टेंट थे। अब ये जितने भी हैं ये एडिशनल अपने अमेंडमेंट्स हैं। जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी उन लोगों ने रिलीफ लेकर आए हैं कि उन उस पहले ये प्रावधान था कि उनका जो एनुअल रिसीट अगर 1 CR तक है, कौन से चैरिटेबल ट्रस्ट जो हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डील करते हैं, तो उनके लिए जो लिमिट थी वो थी 1 CR, कि उनको कोई भी कंप्लायंसेस नहीं करने रहते थे अगर आपका एनुअल रिसीट अप टू 1 CR रहे। उस 1 CR को बढ़ा के उन्हें 5 CR कर दी गई है। वैसे ही जो असेसमेंट्स रीओपन होते थे उसकी टाइम लिमिट थी 6 इयर्स, उसको अब रिड्यूस करके 3 इयर्स कर दिया गया है। बट अगर आपकी कंसीलमेंट ऑफ इनकम होती है 50 लाख से ज्यादा, तो 10 सालों तक का केस खुल सकता है। तो ये मतलब इससे ये हो रहा है कि हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है, इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। तो अब उनने इसलिए जो रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर्स है वो रिड्यूस कर दिया है कि अब हम 3 सालों में भी असेसमेंट कर लेंगे। वैसे ही अब जो असेसमेंट्स होते हैं इनकम टैक्स में वो फेसलेस हो गए हैं, आईटीओ लेवल, सीआईटी लेवल पे। आईटी एटी बट अभी भी डिपार्टमेंट जाके ही होते थे केसेस, बट अब इस बजट के थ्रू उन्होंने वो भी लिया है कि फेसलेस आईटी एटी असेसमेंट्स भी होंगे। पहले आईटीओ लेवल पे होते हैं, देन फिर सीआईटी लेवल पे होता है केस, उसके बाद आईटी एटी एंड देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो अब आईटी एटी लेवल वाला भी फेसलेस हो चुका है। वैसे ही काफी रूल्स एनआरआईज के लिए भी इंट्रोड्यूस करे हैं, जिससे जो डबल टैक्सेशन उन पे लगता था, हार्डशिप होता था डबल टैक्सेशन का, वो भी अवॉइड हो। इसके अलावा जो असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, पहले वो 12 महीने में होते थे, अब वो 9 महीने कर दिया, मतलब उसका टाइम भी रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि अब सारी चीजें टाइमली फाइल हो रही हैं। इस साल को अपन छोड़ दें क्योंकि ये कोविड 19 के चक्कर में अभी जनवरी तक डेट एक्सटेंड होती रही, बट अदरवाइज आपकी जुलाई और अक्टूबर तक ही रहती है ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग की डेट। बट इस बजट से उनने बिलेटेड रिटर्न, मतलब कि टाइमली अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता और उसके बाद करता है, तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाती है। और रिवाइज जो रिटर्न अपन करते हैं उसकी पहले टाइम लिमिट थी कि एंड ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर तक अपन को बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर देनी थी। जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की मैं बात करूं, तो जो उसका असेसमेंट ईयर है वो 21-22 है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो रिटर्न्स है बिलेटेड या रिवाइज, वो मैं 31 मार्च 2022 तक फाइल कर सकती थी। या असेसमेंट अगर हो जाए विच एवर इज अर्लियर, वैसे असेसमेंट तो जब रिटर्न फाइल होता है उसके बाद ही होता है टेक्निकली, बट जो अपने एक्ट में लिखा है वो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर लिखा है। तो 31 मार्च थी डेट, बट अब उसको भी कम कर दी 3 महीने से, अब 31 दिसंबर तक आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना, उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाओगे। जब हर चीज, हर ड्यू डेट्स कम हो रही है, अब टाइमली रिटर्न फाइल करने की ओर मोदी जी कर रहे हैं, तो असेसमेंट में भी क्यों टाइम लगे, फटाफट असेसमेंट होंगे। अदरवाइज जो पहले के जितने प्रोविजंस हैं, पहले 2 साल तक आप रिटर्न फाइल कर पाते थे, तो इस कारण आज भी 11-12 के असेसमेंट डील करने पड़ते हैं हम लोगों को। अभी भी 11-12, 12-13 के असेसमेंट चल रहे हैं। तब तक तो भूल भी जाते हैं कि उस टाइम करा क्या था। तो अब सारी चीजें टाइमली हो रही हैं और स्ट्रिक्टली ये रूल्स को अप्लाई करा जा रहा है। तो उससे क्या है, असेसमेंट में भी हेल्प मिलेगी, सब कुछ ताजा ताजा होगा तो बताने में भी इजी होगी, और ऑफिसर को भी असेसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना 11-12 में रेट्स अलग थे, अभी रेट्स अलग है, तो पहले उसके एक्ट उठा के देखो कि क्या क्या प्रोविजन थे, क्योंकि हर साल तो चेंज होते रहते हैं प्रोविजन। तो ये जो डिफिकल्टी आती थी, ये सारी चीजों को अब सरकार मिनिमाइज करना चाहती है। ये तो अपने हो गए इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स। जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो मैंने आप लोगों को बताए। इसके अलावा तो बहुत ज्यादा लिस्ट है, तो बट जो की थे जो आपको समझ आए, मैंने कोशिश करी कि आपको समझ आ पाए।
तो वो वाले मैंने लिए। वैसे ही मैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट्स के अमेंडमेंट्स भी लेती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का। शायद आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है जीएसटी, बट बेसिक जो है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी अमेंडमेंट समझने में, और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा सुनने में। जीएसटी एक्ट में 3 प्रकार के टैक्सेस हैं: सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जब अपन विद इन दी स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं विद इन दी स्टेट, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है, क्योंकि ये दोनों स्टेट टैक्स है। बट जब मैं इंटर स्टेट गुड्स को बेचती हूँ या खरीदती हूँ या सर्विसेज को रेंडर करती हूँ या लेती हूँ, तो उसमें आईजीएसटी लगता है। अब ये तो हो गए टैक्सेस की बात। अब इनकी जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स कैसे जाती हैं? जब ये जीएसटी आया था तो काफी सिंप्लीफाइड रिटर्न्स हुआ करती थी, बट चेंज आता गया, लोग प्रोटेस्ट करते गए, फिर चेंज लेकर आई सरकार। अब थोड़ा सा टेक्निकल हो गए हैं रिटर्न फाइलिंग जीएसटी की। इनकम टैक्स तो बहुत ही इजी लाते जा रहे हैं, वैसे जीएसटी में भी लाते जा रहे हैं, बट आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है रूल्स, और बहुत ज्यादा पेचीदा भी है। तो अब जैसे कोई कोई बंदा है, उसने सेल करे गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो उसको जीएसटीआर 1, जो कि आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आउटवर्ड सप्लाई तो जीएसटी का वर्ड है सेल्स। अगर सेल्स उसने करी है तो सेल्स की जो इंफॉर्मेशन है इनवॉइस वाइज, वो अपलोड करनी पड़ती है जीएसटी पोर्टल में थ्रू जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 रिलेट्स टू सेल्स। देन जब ये रिटर्न अपलोड हो जाती है, तो रिसिपिएंट जिसने गुड्स रिसीव करे हैं या सर्विसेज रिसीव करी है, उसके भी पोर्टल में ये सारे ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। वो कौन सी रिटर्न है? जीएसटीआर 2A। 2A में जिसने रिसीव करे हैं उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मैंने कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज ली हैं, और मेरे पास उसके टैक्स इनवॉइस है, तो वो चेक भी कर लेता है कि हाँ, टाइमली सप्लायर ने मेरे पोर्टल में शो कर दी। फिर जब ये दोनों चीजें हो जाती है, तो एक समरी रिटर्न फाइल करना पड़ता है रजिस्टर्ड असेसीज को। हर रजिस्टर्ड असेसी को, भले उसने सेल करा है, परचेज करा है, वो रिटर्न है जीएसटीआर 3B। दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों को ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और ये समराइज रिटर्न है। इस रिटर्न के थ्रू टैक्स जमा होता है सरकार के पास। जीएसटीआर 1 फाइल करी तो जमा नहीं होता टैक्स, सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचती है सरकार के पास कि कौन कौन सी सेल हुई है। और जीएसटीआर 2A में क्या, कौन कौन सी परचेजेस हुई है या सर्विसेज रिसीव हुई हैं, इसकी इंफॉर्मेशन। ये दीज टू रिटर्न्स आर फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। बट जीएसटीआर 3B ये बाद में रिटर्न फाइल होती है, और इसके थ्रू ही टैक्स जमा होता है सरकार के पास। और अब कैसे जमा होगा? जब मेरे पास सेल्स है, मेरे पास परचेज की इंफॉर्मेशन है, तो मैं जो बैलेंस अमाउंट है वो जमा कर दूंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 100 रुपए की सेल करी है, मैंने ही सेल करी है 100 रुपए की, मैंने उसमें 10 रुपए चार्ज करा जीएसटी। तो अब मैंने जब सेल करी किसी को, तो मैं उससे 110 रुपए लूंगी। 110 रुपए लिया, तो ये जो 100 रुपए है ये तो मेरे पास रहेंगे, और 10 रुपए क्या है, मुझे इसको सरकार के पास जमा कर देना चाहिए। बट नहीं, मैंने जो परचेजेस किए हैं, जो मैंने सेल करा, उसके लिए मैंने कुछ इनपुट्स भी तो लिए होंगे, परचेज किया होगा, गुड्स करा होगा या सर्विसेज ली होंगी। तो उस वो मैंने लिए 40 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल, और उसमें मैंने 4 रुपए का जीएसटी पे करा था, जिससे मैंने सर्विसेज ली, मैंने उसको कितना, 44 रुपीज पे कर दिया। अब ये तो 4 रुपए है, 4 रुपए का मुझे सरकार बेनिफिट देगी कि नहीं देगी? देगी। पहले वैट और सर्विस टैक्स पे 4 रुपए का कंडीशनल बेनिफिट मिलता था, इसलिए वो मेरे कॉस्ट का पार्ट हो जाता था। मैं 44 रुपीज का कॉस्ट करती थी, और फिर अपनी सर्विसेज को हायर अमाउंट करती थी सर्विसेज का। तो अब नहीं, अब हर एक इनपुट का मिल जाता है, मतलब काफी हद तक तो मिल जाता है, 99% तो मिल जाता है इनपुट। तो जो ये 4 रुपए है,
ये 4 रुपए का मैं इनपुट क्लेम कर लूंगी, विच विल बी कॉल्ड एज ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं इस 4 रुपए का क्रेडिट क्लेम कर लूंगी, क्योंकि ये तो मैंने सामने वाले को GST पे किया है। कैसे करूंगी? ये जो मेरे पास 10 रुपए है, 10 रुपए से 4 रुपए मैं ऑलरेडी जमा कर चुकी, तो अब मुझे बैलेंस सरकार को कितना देना पड़ेगा? सिर्फ 6 रुपए। तो मैं जो 3B के थ्रू पे करूंगी, वो पे करूंगी सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए। मेरे बैंक अकाउंट से कितना जाएगा? सिर्फ 6 रुपए जाएगा, क्योंकि 4 रुपए जो मैंने जिनको पे किया है वो सरकार को जमा कर देगा। तो इससे मैंने कितना टोटल टैक्स पे कर दिया? मुझे 10 रुपए करना था, मैंने 10 रुपए कर दिया। 10 रुपए कैसे किया? 4 रुपए ITC के फॉर्म में और 6 रुपए बैंक से। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब अपन अमेंडमेंट्स ले लेते हैं। अमेंडमेंट्स कैसे हैं? पहला अमेंडमेंट आया है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग ITC। थोड़ा टेक्निकल है अमेंडमेंट, बट मैं आपको उसको भी इजीली समझा दूंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया, ये 4 रुपए वाला इसकी कंडीशन थी। ये सेक्शन जो 16 सबसेक्शन 2 है, ये कंडीशन बताता है कि मैं 4 रुपए कैसे ले सकती हूँ। तो पहले से 4 कंडीशंस थी कि मेरे पास एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, जो मैंने गुड्स या सर्विसेज ली है। सेकंड, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो आपको रिसीव हो जाने चाहिए। गुड्स मेरे पास होने चाहिए, सर्विसेज मैंने ले ली। ऐसा नहीं कि अभी एडवांस के तौर पे मैं उसका ले लूं, नहीं, आपको रिसीव हो जाना चाहिए। थर्ड क्या था? कि जो आपने ये परचेज के ऊपर GST जमा किया है, मतलब सामने वाले को पे किया है, वो सरकार को जमा कर देना चाहिए। उसने सरकार को दे दिया। जो मेरे एग्जाम्पल में 4 रुपए है, 4 रुपए उसने सरकार को जमा कर दिया, तो मैं ये 4 रुपए का अपने एंड पे बेनिफिट ले पाऊंगी। वैसे ही फोर्थ क्या है? कि ये जो मैंने पूरे उसको 44 रुपीज है, मतलब जो भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल इनवॉइस का अमाउंट बनता है, वो मैंने विद इन 6 मंथ्स पे कर दिया। अगर मैंने 180 दिन के अंदर अंदर नहीं पे किया, तो ये 4 रुपए का मैं बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी। इस जो ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन से क्या है, उनने सप्लायर के लिए भी ध्यान रखा कि ऐसा ना हो कि मैं तो बेनिफिट ले लूंगा, मैं उसको पैसे ही नहीं पे करूं। तो वो यहाँ पर सोशल सर्विस करने तो बैठा नहीं है ना, वो भी तो यहाँ धंधा करने ही बैठा है, तो उसको भी, उसका भी ध्यान रखा सरकार ने। तो ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है कि आपको सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाती है, तो आपको जो 4 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। अब क्या है, इस बजट से उनने एक और कंडीशन डाल दी, जो कि तो सप्लायर्स के लिए, नहीं सॉरी, रिसिपिएंट के लिए बहुत ही दुखदाई है। कि अब वो जो 4 रुपए है वो मेरे पोर्टल में दिखना चाहिए। जब तक मैं पोर्टल में नहीं दिखेगी, तब तक मैं उसका नहीं ले पाऊंगी। भले ही मेरे पास वैलिड टैक्स इनवॉइस है, गुड्स भी रिसीव हो गए, मैंने उसको पूरा पेमेंट भी कर दिया है। तो ये थोड़ा रिसिपिएंट के ऊपर उन्हें लेकर आ गई है कि भाई अब आपको सप्लायर के पीछे पड़ते रहो कि भाई तुमने मेरे पोर्टल में शो कर दिया कि नहीं, शो कर दिया कि नहीं, शो कर दिया कि नहीं। तो रिसिपिएंट के लिए तो ये बहुत ही दुखदाई है, बट ये चीज थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये थोड़ा अमेंडमेंट करा है उसमें। डिसिप्लिन कैसे? क्योंकि काफी लोग जैसे सप्लायर्स जो हैं, ये टैक्स नहीं जमा करते। तो जमा नहीं करते हैं तो सामने वाला भले टैक्स इनवॉइस है उसके पास, पर जब असेसमेंट होता है ना, तो प्रूफ करने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि ये मेरा जेन्युइन इनवॉइस है। इस पे सामने वाले ने फिर ऑफिसर्स को क्या है, ऑफिसर्स को सप्लायर को भी कांटेक्ट में लाना पड़ता है कि हाँ भाई तुमने जमा करा है कि नहीं, फिर उसके भी असेसमेंट खुल जाते हैं। तो काफी कॉस्ट इनकर होती है एसएससी की। तो ये सारी चीजों को हमने रिड्यूस करने के लिए लेकर आए। हालांकि ये सारे लोग इस पे भी अगेंस्ट हैं जो बिजनेसेस करते हैं, बट एंड ऑफ द डे तो उनको करना ही है। और ये चीज डिसिप्लिन लाने के लिए उनने करी है कि जीएसटीआर 2A में, जो मैंने आपको बताया, जीएसटीआर 2A क्या परचेजेस की होती है, जिसमें मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जब तक 4 रुपए मेरा नहीं दिखेगा पोर्टल में, तब तक मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी। इससे ना एक और चीज को कंट्रोल करिए, जो फेक इनवॉइसेस के चल रहे हैं इतने मार्केट में, कि मैंने इनवॉइस दे दिया उस बेसिस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, और फिर हम जब देखते तो एक्चुअली वो सेल हुई नहीं है। तो ये जो इतना चेंज चल रही है फेक इनवॉइसेस की, उसको भी मिटिगेट करने के लिए ये चेंज लेकर आई है सरकार। तो आप देखेंगे, एक तरह अच्छी तरह से देखेंगे तो ये अच्छे चेंज है, बट अगर बिजनेसमैन से देखेंगे तो ये थोड़ा उनके लिए भी प्रॉब्लम है कि उनको सप्लायर्स को के पीछे पड़ पड़ के ये पोर्टल पे चढ़ाना पड़ेगा।
वैसे ही नेक्स्ट जो चेंज आया है वो जीएसटी ऑडिट में आया है। जब जीएसटी आया था तो उसमें जीएसटी ऑडिट का प्रावधान था सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 के थ्रू, कि हर रजिस्टर्ड एसएससी को उनका जब एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर चला जाता था टर्नओवर, तो उनको जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ता था। किससे? चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट से। बट इस बजट में ये सेक्शन को ही ओमिट कर दिया है, मतलब अब कोई जीएसटी ऑडिट नहीं होगा। ये ऐसा क्यों करा है? क्योंकि काफी चार्टेड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट अकाउंटेंट जो ऑडिट करते हैं उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको बहुत ध्यान से ऑडिट करना है, रिकंसाइल करना है, और अगर कोई चीज छूट जाती थी तो उनके ऊपर भी पेनल्टी थी। तो उन लोगों ने तो, कंसल्टेंट्स ने तो प्रोटेस्ट करा ही, साथ साथ जब ये ऑडिट करवाना रहता था तो कॉस्ट भी इनकर होती थी एसएससी की। जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी ऑडिट करवाने की। फिर ये ऑडिट करवाओ, एनुअल रिटर्न फाइल करवाओ, देन टैक्स, इनकम टैक्स में तो ऑडिट्स करवाना ही रहता है। तो इतने ऑडिट्स के चक्कर में उनने बोला कि आप रहने दीजिए, आप हम ही कर लेंगे असेसमेंट, आप जीएसटी ऑडिट रहने दीजिए। तो अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से जीएसटी ऑडिट तो नहीं होगा। वैसे ही एनुअल रिटर्न है जीएसटी में कि जब आपके पूरे हर महीने जीएसटी रिटर्न हो जाते हैं, जब पूरे साल महीने के रिटर्न चले गए, देन साल में एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता था जीएसटीआर 9 के थ्रू, जिसमें उन असेसीज को क्या करना रहता था कि जो उन्हें जीएसटी रिटर्न में टर्नओवर बताया और जो उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तब तक ऑडिट भी हो जाता है, दिसंबर की डेट है, सितंबर में ऑडिट हो जाता है, तो आपको उन दोनों में रिकंसाइल करना है। ये सारी चीजें, ये प्रोविजंस जो लाई थी, वो प्रोविजन इसलिए लाई थी सरकार कि यार आप लोग ही अपने एंड पे सारी चीजें करके सॉर्ट आउट कर लो कि कोई डिफरेंस नहीं है ना कुछ है, तो हम असेसमेंट नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक बार जब असेसमेंट निकलता है तो टाइम तो इन्वॉल्व होता है, साथ में कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो मिनिमाइज द असेसमेंट ये सारे लेकर आई थी, जीएसटी ऑडिट का सेक्शन प्रोविजन लेकर आई थी, वैसे ही एनुअल रिटर्न का भी। तो जीएसटी ऑडिट तो खत्म हो गया, बट एनुअल रिटर्न को उन्होंने ये कह दिया कि अब असेसी सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अपलोड करेंगे। पहले ये सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे नहीं था। तो अब असेसी जब बतेना वो कर देगा, खुद के डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड करेगा, तो जाके जीएसटीआर 9 मानी जाएगी कि वो सेल्फ सर्टिफाइड है। उसमें सिर्फ इतना चेंज लेकर आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि अगर आप टाइमली जीएसटी नहीं जमा करते हैं, जीएसटी का पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। बट इसमें भी काफी डाउट्स थे कि इंटरेस्ट किस अमाउंट में होगा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल की बात करूं, तो मेरी लाइबिलिटी थी 10 रुपए की जीएसटी की, जिसमें से 4 रुपए मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट था और 6 रुपए मुझे जमा करने थे। तो मार्केट में काफी लोगों को डाउट था कि क्या 10 रुपए में इंटरेस्ट चार्ज होगा या 6 रुपए में होगा। तो अब इस बजट से अमेंड कर दिया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, जो कि इंटरेस्ट से डील करता है कि अब ये नेट कैश लाइबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट अप्लाई होगा, दैट विल बी 6 रुपीज। और ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर आए क्योंकि इसमें काफी डाउट था। मतलब अब काफी असेसीज ने अगर ग्रॉस बेसिस पे जमा कर दिया होगा इंटरेस्ट, तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। देन इसके बाद जनरल प्रोविजन में चेंज करा है जीएसटी के, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ असेस टैक्स का एक प्रोविजन लेकर आए, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना कि अब जो क्लेरिकल मिस्टेक्स हैं उसको तो अब एंटरटेन ही नहीं करा जाएगा। अब ये जो प्रोविजन आया है इसको मैं समझाती हूँ कि जीएसटीआर 1 में सेल्स अपन डालते हैं कि मैंने महीने में कितनी सेल्स करी इनवॉइस वाइज, और जो 3B है वो समराइज रिटर्न है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 जाता है, 1 से फिर 2A में रिफ्लेक्ट होता है, 2A के बाद एक समराइज रिटर्न अपन फाइल करते हैं 3B, जिसमें मैं सेल और परचेज दोनों की इन्फॉर्मेशन डालती हूँ और जो नेट मेरी लाइबिलिटी आती है वो मैं जमा करती हूँ। अब उससे रिलेटेड उन्होंने ये बता दिया है कि भाई अगर आपने जीएसटीआर 1 में जो टर्नओवर बताया है और 3B में जो समराइज रिटर्न है उसमें जो टर्नओवर बताया है उसमें अगर अंतर आता है, तो जो हायर है हम उसी को मानेंगे। इसका ये मतलब है कि जीएसटी 1 सबसे पहले मैं रिटर्न फाइल करती हूँ और उसमें सारी इनवॉइस बताती हूँ, और जब मैं 3B फाइल कर रही हूँ तब मुझे टैक्स ज्यादा बन रहा है और मैं कुछ क्रेडिट नोट इश्यू करवा दूं, तो मेरी टर्नओवर कम हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा।
ये तो मैंने इंटेंशनली करा है, बट अनइंटेंशनल हो जाता है कि आर्टिकल्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जीएसटीआर वन में 1 लाख जाना था टर्नओवर और उसमें एक और जीरो बढ़ा दिया, तो फिर तो बैंड बज गई ना एसएससी की। क्योंकि उनको जो ये 10 लाख हो गया है उस पे टैक्स जमा करना पड़ेगा, ये नहीं माना जाएगा कि आपके 1 लाख की टर्नओवर था। तो मतलब अब आपको बहुत ही केयरफुल होकर जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने हैं। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ असेस टैक्स इस प्रोविजन में क्लेरिफाई कर दिया है कि सेल्फ असेस टैक्स शैल इंक्लूड द टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट सप्लाई फर्निश्ड इन जीएसटीआर वन बट नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न फर्निश्ड इन जीएसटीआर थ्री बी। मतलब ऐसी जो इनवॉइसेस मैंने जीएसटीआर वन में बताई है बट थ्री बी में नहीं बताई, तो मैं मेरा जो टर्नओवर माना जाएगा वो जीएसटीआर वन के हिसाब से ही माना जाएगा। तो ये भी डिसिप्लिन डिसिप्लिन में लाने के लिए एसएससीज को ये लेकर आए और कंसल्टेंट्स को। वैसे नेक्स्ट जो बहुत ही हॉट टॉपिक है अपने बजट का वो है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और जिसने ऑफेंस करा है, उसकी प्रॉपर्टी तो अटैच होगी होगी, उसके बैंक अकाउंट अटैच होंगे, पर साथ में उससे रिलेटेड जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, क्योंकि एनी पर्सन लिख दिया है एक्ट में। एनी पर्सन से कौन कौन आ जाता है? डायरेक्टर आ जाता है, कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, जीएसटी कंसल्टेंट लाइक सीएस या एडवोकेट्स जो भी जीएसटी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो ऑफेंस में है, ये प्रूफ हो जाता है कि अगर वो ऑफेंस में है तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी। और ऑफेंस कैसा है कि मैंने मेरा जो जेन्युइन टर्नओवर है, टर्नओवर मैंने कम बताया, या फिर मैंने इनपुट्स जो मुझे क्लेम करने थे, जैसे कि जो मेरे एग्जाम्पल में 4 रुपए हैं, वो मैंने 4 नहीं 6 रुपए क्लेम कर लिया, तो गलत हो गया ना। 6 रुपए में कैसे इनपुट क्लेम कर सकती हूँ जबकि मैंने सिर्फ 4 रुपए ही टैक्स पे किया है। ऐसे ऑफेंस, या रिफंड मुझे लेना था और रिफंड मैंने ज्यादा का ले लिया, या फिर ज्यादा तो खैर गवर्नमेंट कभी देती नहीं है, बट रिफंड नहीं लेना था, बट मैंने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे कि मैं रिफंड ले लेती हूँ और बाद में पता चलता है कि गलत रिफंड दिया है, तो वो भी एक ऑफेंस माना जाएगा। तो ये जितने भी चेंजेस हैं अब, ये मुझे लगता है कि अब कंसल्टेंट्स भी जो कंसल्टेशन देते हैं ऐसे वाले, वो भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। बट क्या है, लूपहोल्स तो हमेशा रहते हैं, इसका भी कोई ना कोई लूपहोल्स तो हो ही जाएगा। बट ये है कि गवर्नमेंट अपना पूरा कर रही है कि जो मैन्युपुलेशन है, टैक्स अवॉइडेंस है, वो काफी हद तक कम हो। वैसे ही अभी तक के जितने अपन ने अमेंडमेंट्स देखे वो सीजीएसटी एक्ट से हैं। एक आईजीएसटी एक्ट में भी आया है, आईजीएसटी एक्ट में जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड है। जीरो रेटेड सप्लाईज में दो तरीके गुड्स एंड सर्विसेज के आते हैं ट्रांजैक्शन। एक तो एसईजेड यूनिट्स या डेवलपर को मैं कुछ भी गुड सेल करूं या सर्विसेज रेंडर करूं, या एक्सपोर्ट, इन दोनों में ही टैक्स नहीं होता, ये एग्जेम्प्ट होते हैं। बट एग्जेम्प्ट के भी अलग वे है, एग्जेम्पशन कैसे मिली है इन लोगों को। तो उसमें क्या चेंजेस लेकर आए हैं कि कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई एसी जेड डेवलपर्स या एसी जेड यूनिट्स को करते हैं तो उनके ऑथराइज ऑपरेशन के लिए ही होने हैं, तभी वो जीरो रेटेड सप्लाईज माने जाएंगे। और जो जीरो रेटेड सप्लाई के बेनिफिट हैं वो तभी मिलेंगे जब वो ऑथराइज ऑपरेशन के लिए हो। पहले ये वर्ड नहीं था, बट अब इस बजट के थ्रू ऑथराइज ऑपरेशन भी इंक्लूड कर दिया है। वैसे ही जब एग्जेम्पशन मिलती है जीरो रेटेड सप्लाई में, मतलब कि आईजीएसटी लगना चाहिए इन ट्रांजैक्शन में, तो सरकार ने ना एक्सपोर्ट के टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि आप दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो एलयूटी का, या आप आईजीएसटी पे करो और बाद में उसका रिफंड ले लो। तो ये जो दो ऑप्शंस थे, अब दो ऑप्शन में से जो ये आईजीएसटी का ऑप्शन है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब ये जो आईजीएसटी का ऑप्शन है वो सिर्फ नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स एंड नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए ही है। मतलब अब जनरल जो ऑप्शन रहेगा जीरो रेटेड सप्लाईज के ट्रांजैक्शन में वो होगा एलयूटी का। मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ कि अपन जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें जीएसटी नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जब मैं फॉरेन कुछ भी गुड्स सप्लाई करूंगी या सर्विस रेंडर करूंगी तो मैं
सामने वाले से थोड़ी ना जीएसटी कलेक्ट करूंगी, अगर करूंगी तो मैं वो कर रही हूँ, डीमोटिवेट कर रही हूँ कि वो अपने इंडिया से ना खरीदे क्योंकि उसको टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो वैसे ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट करके रखी है सरकार कि आप जब बाहर गुड सप्लाई करो या सर्विस रेंडर करो तो उसमें आप टैक्स मत लगाओ, वो टैक्स फ्री रहने दो, जैसे कि एनकरेज हो एक्सपोर्ट। इस वजह से अब अगर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगी तो फिर सरकार को कैसे पता चलेगा कि मैंने एक्सपोर्ट करे हैं। तो यहाँ पर चेक पॉइंट रखा है उनने, एक एलयूटी और एक आईजीएसटी, दो ऑप्शन जो है वो चेक पॉइंट्स है उनके, कि जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एग्जीक्यूट करूं और आईजीएसटी नहीं पे करूं। मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, मैं वो नहीं करूं, सिर्फ एलयूटी एग्जीक्यूट करके रखूं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो जब मैं ये गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रही हूँ तो ये सप्लाई करते टाइम मैंने कुछ परचेज भी करे होंगे या सर्विसेज ली होंगी और उस पे मैंने जीएसटी जमा करा होगा। तो जो जमा करा है, मेरे एग्जाम्पल में अगर आप 4 रुपए याद रखें कि मैंने 100 रुपए की सप्लाई करी है और 40 रुपए का मैंने इनपुट लिया है और उस पे 4 रुपए का जीएसटी जमा किया है, तो अगर मुझे ये 4 रुपए का बेनिफिट नहीं देगी सरकार तो मैं तो 44 रुपीज का कॉस्ट बना दूंगी अपनी सर्विस की, और जो 100 रुपए है उसको मैं 120 रुपए कर दूंगी। तो किसके ऊपर बर्डन आएगा? फॉरेनर्स के ऊपर आएगा। वो लोग क्या करेंगे, उनको जो अदर कंट्री में 100 रुपए में माल मिल रहा होगा और इंडिया में 120 रुपए का मिल रहा होगा तो वो डिस्करेज हो जाएंगे, नहीं इंडिया से नहीं खरीदना है। तो सरकार ने इसका ध्यान रखा है कि नहीं, आप 100 रुपए ही रखो अपनी सप्लाई की, जो वैल्यू है वो 100 रुपए रखो, हम आपको 4 रुपए का बेनिफिट देंगे। तो जब मैं एलयूटी एग्जीक्यूट करती हूँ, आईजीएसटी नहीं लगाती हूँ, आईजीएसटी नहीं लगाऊंगी तो मैं इनपुट कैसे क्लेम करूंगी? तो ये जो 4 रुपए का है वो मैं रिफंड क्लेम कर लूंगी एलयूटी के ऑप्शन में, जो 4 रुपए है उसका मैं रिफंड क्लेम कर लूंगी। जब मैं प्रॉपर तरीके एक्सपोर्ट कर पाऊंगी तो मैं ये 4 रुपए का सरकार से रिफंड ले लूंगी। अब 4 रुपए में भी एक कंडीशन ये है कि इनपुट्स में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो जो गुड्स मैंने लिए हैं उसके ऊपर जो जीएसटी पे करती हूँ उसको इनपुट बोला जाता है, और जो सर्विसेज लेती हूँ और उस पे जो जीएसटी जमा करती हूँ उसको इनपुट सर्विस बोला जाता है। और मैंने अगर अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करने लिए कुछ कैपिटल गुड्स लिए हैं और उस पे जो जीएसटी जमा किया उसको मैं कैपिटल इनपुट बोलूंगी। तो ये 3 प्रकार के इनपुट्स होते हैं। एलयूटी ऑप्शन में कैपिटल इनपुट जो है वो नहीं मिलता है, सिर्फ 2 प्रकार के इनपुट मिलते हैं, एक इनपुट और इनपुट सर्विस। ये 2 प्रकार के ही रिफंड होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के। तो इस ये जो अपना आया है अमेंडमेंट कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, आईजीएसटी वाला ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिया कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए। तो इससे उन्होंने क्या करा है कि जो ये एलयूटी एलयूटी का ऑप्शन सबके लिए ओपन है, तो जो कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट है उसका रिफंड नहीं मिलेगा। ये इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट आ रहा है। डायरेक्टली तो उन्होंने कहीं नहीं लिखा, बट आप अदर सेक्शंस को मिला के पढ़ेंगे तो ये इसका इंटरप्रिटेशन है। वैसे ही जब आईजीएसटी का ऑप्शन होता है, एलयूटी का ऑप्शन तो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि आईजीएसटी आपको नहीं पे करना है जब आप सप्लाई कर रहे हो, इंस्टेंट एलयूटी आपको एग्जीक्यूट करना है। वैसे ही जब आईजीएसटी का ऑप्शन रहता है, मतलब कि जब 100 रुपए का मैं जब मैं 100 रुपए की एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं उस टाइम खुद की जेब से 10 रुपए जमा कर दूंगी और 4 रुपए का सेट ऑफ लेके 4 रुपए का सेटअप, तो मैंने 6 रुपए सरकार को जमा कर दिए। अब ये जो 10 रुपए है, 10 रुपए का मैं रिफंड बाद में क्लेम कर लूंगी। तो आईजीएसटी के ऑप्शन में 10 रुपए का ही रिफंड मिलेगा, उसमें कैपिटल इनपुट नहीं, क्योंकि आप आईजीएसटी का रिफंड ले रहे हैं। तो अब ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ नोटिफाइड क्लास ऑफ टैक्स पेयर और नोटिफाइड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए ही है। ये दूसरा अमेंडमेंट है जीरो रेटेड सप्लाई में। थर्ड क्या है? थर्ड है, जब मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो वहां से जो सेल प्रोसीड्स आ रही हैं उस पे उन्होंने चेक पॉइंट रखा है कि जो फेमा की लिमिट है, फेमा में टाइम लिमिट दी गई है, वो डिपेंड करती है कि इट इज 6 मंथ्स, 3 मंथ्स और 12 मंथ्स की कब तक आपको सेल प्रोसीड्स मिल जानी है। जो फेमा की लिमिट है, तब तब तक अगर आपको सेल प्रोसीड्स नहीं मिलते हैं तो आपको विद इन 30 डेज जो आपने रिफंड क्लेम किया है वो आपको वापस कर देना है डिपार्टमेंट को, और विद इंटरेस्ट करना है अगर आप विद इन टाइम लिमिट ऑफ फेमा सेल प्रोसीड नहीं रिसीव करते हैं तो। ये अपने अमेंडमेंट्स थे
काफी हद तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। मैं यही रोक रही हूँ, दुर्दना। Thank you, sir. Swarnim. It was a wonderful session. Children, if you थैंक यू, have any queries, you can ask CS Swarnim. Okay. It was indeed a blissful session to hear you, Swarnim. We would like थैंक to यू have मैम। more sessions in the future. Thanks a lot. Children, I would request you to leave the Google Meet after filling the feedback form and the attendance. Thank you, all of you. थैंक यू। हो गया सर। अच्छा, क्या? Swarnim ma'am, you can mute yourself and leave the video session.